क्लास 11। इससे पहले आप लोगों को सबक नंबर 10 पढ़ाया गया था, गुरु नानक के बारे में बताया गया था। आज है आपका सबक नंबर 11, चचा छक्कर ने खत लिखा। इसके मुसन्निफ सैयद इम्तियाज अली ताज। सैयद इम्तियाज अली ताज की सवाल हयात आप लोग देखिए। सवाल हयात में आपको बलागत तो पैदाइश का खास ख्याल रखना है। सैयद इम्तियाज अली ताज जो थे, इब्तिदाई इनका तखल्लुस ताज था। इब्तिदाई तालीम जो थी इन्होंने पहले घर पर ही हासिल की, उसके बाद इन्हें कम उम्र से ही थिएटर और ड्रामों का। सैयद इम्तियाज अली ताज जो थे इनको सबसे ज्यादा फिल्मी थिएटर यानी फिल्म, ड्रामे, गाने, इस तरह की चीजों का इनको बहुत शौक था। 1922 में उन्होंने अपना शाहकार ड्रामा अनारकली लिखा। 1922 में उन्होंने अपना ड्रामा शाये किया, छापा, लिखा। फिर 10 बरस बाद 1932 में किताबें शक्ल में शाये हुई। फिर उनकी कई किताबें भी शाये हुई। इस ड्रामे में इनकी बेहतरीन तकनीकी सलाहियतें, तकनीक से खूबियाँ, इस ड्रामे में इन्होंने अपनी खूबियों को निखारने का मौका मिला। ये बहुत फन जानने वाले, इनके अंदर बेशुमार खूबियाँ पाई जाती हैं। इम्तियाज अली ताज में वो थिएटर और ड्रामे लिखने में अव्वल दर्जे में नाम लिया जाता है। सलाहियत नजर आती हैं। अनारकली के बाद उन्होंने कोई मुकम्मिल स्टेज ड्रामा नहीं किया। अलबत्ता यकबागी ड्रामे, रेडियो और फिल्मी कहानियां, यकबागी ड्रामे रेडियो पे इन्होंने अपने ड्रामे रेडियो पे इन्होंने बोले। उसके बाद फिल्मी कहानियां और मकालमे लिखते रहे। फिल्मी कहानियां, मकालमे, ड्रामे लिखते रहे। उन्होंने फिल्म साजी में भी और फिल्मी हिदायतकार की मुसलसल भी जज्बात खिदमत अंजाम दी है। उन्होंने फिल्मों में काम किया है और हिदायतकार यानी दूसरों को बताने वाले हिदायतकार की हैसियत से भी इन्होंने अपना नाम रोशन किया है। सैयद इम्तियाज अली ताज की मज़ाहिया यानी हंसी मजाक, सैयद अली इम्तियाज ताज की मज़ाहिया किताब चचा छक्कर के कारनामे को उर्दू अदब में खास मुकाम हासिल है। चचा छक्कर ने एक मज़ाहिया कहानी, ये ड्रामा जो भी है वो बहुत अच्छे अंदाज में तहरीर किया है। एक ऐसे आदमी की, एक ऐसे शख्सियत के बारे में, पुराने ज़माने की एक कदीम शख्सियत के बारे में बताया है। में एक खास मुकाम हासिल है। चचा छक्कर उर्दू अदब का एक बेमिसाल मज़ाहिया किरदार है। चचा छक्कर जो है उर्दू अदब में एक बेमिसाल मज़ाहिया किरदार यानी उनकी शख्सियत को बहुत खूबसूरत अंदाज में, हंसी मजाक के अंदाज में इन्होंने लिखा है। अपनी दिलचस्प गुफ्तगू यानी चचा छक्कर जो है उन्होंने अपनी गुफ्तगू बातचीत से और हंसी मजाक में किस तरह हंसी मजाक का खेल हरकत की वजह से चचा छक्कर का शुमार जिंदा किरदारों में होता है। चचा छक्कर किरदार जो होता है, जो शुमार जो होता है जिंदा किरदारों में। अब देखिए चचा छक्कर जो सबक लिखा है उसमें ये बताया गया है। चचा छक्कर जो है एक नाम है, चचा छक्कर के नाम से उनको लोग याद रखते हैं। और उन्होंने एक दावतनामा जो आया है उसके ऊपर उनके घर पे उनके पड़ोसी से एक दावतनामा आया है जो कि उनकी बीवी को बुलाया है। उस दावतनामे को लेकर उन्होंने पूरे सबक में किस तरह हंसी मजाक की बातें, किस तरह उन्होंने पूरे घर को जमा कर लिया है, इस सबक में ये बताया गया है। अब देखिए सुबह का वक्त, इस सबक में इसके वक्त की शुरुआत यहाँ से हो रही है। सुबह का वक्त है। इन चचा छक्कर की बीवी चची के नाम से इनको इस सबक में बताया गया है कि सुबह का वक्त है। चची दालान में चारपाई पर बैठी है। चारपाई
सुबह का वक्त है। चची दालान में पहले जमाने में दालान हुआ करते थे। पहले जमाने में बड़े बड़े दालान हुआ करते थे। चची जो है चारपाई पर बैठी है और बच्चे को चाय पिलाने के लिए पिला रही थी। चाय से फारिग होकर सहन में आकर बैठ जाते हैं। चची जो है वो चाय पिला रही है दालान में और चचकर चाय से फारिग होकर बैठ का हुक्का पी रहे हैं। बेटे हुक्का पी रहे। पहले जमाने में लोग हुक्का पिया करते थे। हुक्का पी रहे हैं। आज जिस तरह सिगरेट पीते थे लोग पहले जमाने में हुक्का पिया करते थे। और दरवाजा इतने में बंधु भागता हुआ, बंधु नो करे क्या, इतने में बंधु भागता हुआ एक खत लाकर देता है, चची के करीब रख दिया। बंधु जो है वो नौकर है। चचा छक्कन की जो वो है चची जो है वो उनकी बीवी है, चचा छक्कन की। और चचा ने इस मर्तबा पूछा, चचा ने 10 मर्तबा पूछा किसका खत है। चचा ने उसी वक्त खत आया है, लेकिन उनको ये फिक्र हो गई किसका खत है। वो एक अजीब शख्सियत किरदार है, अजीब उनका किरदार बताया गया है। हंसी मजाक वाले उनकी बातें जो है वो बहुत हंसी मजाक की है। किसका खत है, कहाँ से आया है, किसने भेजा है। उन्होंने 5 मिनट में 10 सवाल कर दिए, जिससे चची जो है बहुत एकदम गुस्सा आ जाता है। उनकी बीवी को जो है गुस्सा आ जाता है। वो चची बिगड़ गई। वो तोबा खत आया है, कहती तोबा खत आया है कि सवालात होने लगे। बताओ किसका खत है, किससे कहाँ से आया है, किसने बुलाया है। वो इस तरह के सवालात कर रहे हैं। चचा कुछ खफीफ से हो गई। जब चची ने उनको डांटा तो मुझे क्या गैब का इल्म है, गैब का वो चची क्या कहती है, मुझे गैब के इल्म नहीं हुआ, मुझे अल्लाह की तरफ से तो कोई ख्वाब में दिखा नहीं किसका खत है। जब मैं खत खोलूंगी पढ़ूंगी यही मुझे नजर आए किसका खत है। चचा कुछ खफीफ से हो गए, कुछ नाराज से हो गए। भला साहब खता हुई, वो कहते फिर वो अपनी बीवी से कहते हैं भला साहब खता हुई, मुझे माफ करना, हमारी बला से किसी का हो, हमारी बला से किसी का खत हो। बंधु ने बेगम साहब मुंसरिफ साहब की बीवी ने बेगम का खत, बेगम साहब के का आदमी जवाब के इंतजार में खड़ा है। वो उनका जो नौकर है वो कहता है आपके पड़ोसी जो है मुंसरिफ साहब, उनके यहाँ से खत आया है, वो आपके जवाब में खड़ा है। ये सुनकर चचा से रहा ना गया। तो क्या लिखा है मुंसरिफ, फिर उन्होंने जो 10 सवाल के बाद 11वां 12वां सवाल फिर कर दिया कि मुंसरिफ साहब की बीवी ने क्या लिखा है। चची ने चाय की पिरच छुट्टन के मुंह से लगाई तो लगाते हुए बड़ी बेपरवाही से रात के खाने पर बुलाया है। उन्होंने कहा, उन्होंने खत खोला, लिफाफा खोला, खत में पढ़ा, उन्होंने कहा रात के खाने पर बुलाया है। तो चची ने किस कदर सरसरी अंदाज में, उन्होंने ऐसी आम सरसरी अंदाज में कह दिया कि मुंशी साहब की बीवी ने, मुंशी साहब की बीवी जो होती है उनकी पड़ोसन मुंशी साहब की बीवी है, मुंसरिफ साहब की जो बीवी है, मुंशी साहब ने वो कह रही मुझे बुलाया है, शाम के खाने पर बुलाया है। शायद मजीद इत्मीनान हासिल करने के बाद चचा ने तो गोया ज़ियाफत में बुलाया है, यानी उनकी बातचीत जो है पुराने जमाने की ज़ियाफत का मतलब दावत। फिर उन्होंने सवाल किया कि दावत में बुलाया है, ज़ियाफत में बुलाया है, बहुत माकूल बीवी है। फिर उन्होंने उनकी तारीफ शुरू कर दी, बहुत माकूल बीवी है, ऐसी मिलनसार बीवियां आजकल कहाँ नजर आती हैं। वो कह रहे हैं कि तुम जो हमारे पड़ोसी मुंसरिफ साहब की बीवी बहुत लायक है, बहुत उनका अखलाक बेहतर है। आजकल ऐसी बीवियां कहाँ नजर आती हैं। जरूर जाओ ज़ियाफत में, कभी उनको भी अपने यहाँ मधु करो, आप दावत जरूर जाना, कभी उनको भी अपने यहाँ बुलाना। चची ने बेगा कर आहिस्ता से कहा हम साइयों को भी बुलाया, यानी हम साई मतलब अपने पड़ोसियों को भी बुला लेती हूँ हम। हाँ, फिर चची ने मगर बड़ा आहिस्ता से कहा हम साइयों को भी लेती जाना, अपने पड़ोसियों को भी लेती जाना। बाहर मुलाजिम जवाब का तकाजा कर रहा था, जो उनका पड़ोसी का जो नौकर था वो जवाब का, उस खत के जवाब का इंतजार कर रहा था। चचा
चचा अपनी खिदमत पेश करने के लिए चचा अपनी खिदमत पेश करने से रुक जाए, भला बोले हम लिख दें जवाब। चची ने फिर उन्होंने सवाल किया। वो अपने आदत से मजबूर थे, चचा छक्कन जो थे अपनी आदत से मजबूर थे, सवालात पे सवाल किए जा रहे थे, जिससे उनकी जो बीवी थी वो बहुत गुस्सा हो रही थी और बिगड़ रही थी। फिर वो उनसे जब उनको आखिर फिर उनसे कहते हैं लाइए साहब मैं जवाब लिख दूँ, तो फिर वो चची बोली ना बस आप माफ रखिए, फारिग होकर आप ही लिख लूँगी। कहते हैं मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, मैं जब अपने काम से फारिग हो जाऊंगी मैं जवाब खुद ही लिखूंगी। रोके जाने के बाइस का मतलब होता है बावजूद, रोके जाने के बावजूद उन्होंने फिर कहा क्या मायने, हम क्या खत लिखना नहीं जानते? उनके मियाँ ने कहा कि आप हमें ऐसे क्यों रोक रही हैं कि हम खत लिखना नहीं जानते? तो दावत मंजूर करने का खत लिखना है, लाइए मैं इसका जवाब लिख देता हूँ। इतने में छुटकन ने जल्दी से क्या कोई जुए शेर लाना है, सिर्फ खत का जवाब तो देना है, या कोई बहुत बड़ी इसका लिखना जुए शेर लाना है? जुए शेर लाना से मुराद है क्या बहुत मुश्किल काम है जो मैं खत का जवाब नहीं दे सकता? इतने में छुटकन ने जल्दी से चाय का घूंट भरा तो ऐसे उछाल आ गया। इनका बच्चा जो था चाय का घूंट उछाल आ गया, वो सारी की सारी चाय जो थी कपों पर गिरा दी और गंदा हो गया। अब उन्होंने उनकी बीवी काम में फिर मसरूफ हो गई और उन्होंने मजबूर होकर अपने मियाँ को चचा छक्कन से कहा जवाब आप ही लिख दीजिए। चचा छक्कन जो थे खुशी से पूरू नहीं समाए और उन्होंने खत का जवाब लिखना इस तरह शुरू किया कि पूरे घर को इकट्ठा कर लिया और पूरी घर की चीजें जो थी अपने पास से पूरे घर के नौकरों को पूरे घर के खत लिखने खतों की दावत करने की चीजें इकट्ठा करने मंगवाना शुरू कर दिया। वो घर में एक शोर मचा के रख दिया। क्यों साहब हाय नामुराद कहती हुई वो कपड़े से वो बीवी जो थी बच्चे को डांटने लगी। हाय नामुराद यानी कि न फरमा बरदार, चाय पीना भी नहीं आता, इस तरह की उन्होंने कुछ बातें कही। वो क्यों चली गई और बीवी से अपने शोहर से कहने लगी आप खत का जवाब लिख दो। क्यों साहब मिलेगा जवाब? चची ने घबराकर तो चचा से कह दिया अच्छा फिर अब तुम ही लिख दो कि कल आ जाओगी, तुम ही ये जवाब लिख दो तो मैं कल आ जाऊंगी, तुम ही लिख दो कि आ जाऊंगी। अब क्या था, चचा तुम की मुराद पूरी हो गई, यानी जो चचा जो चाह रहे थे वही उनकी मुराद पूरी हो गई। खतों दावत के मुतालिक जरूरी सामान फ्राहम करना मंगवाने के लिए उन्होंने एक आम सादिर होने लगा। खतों की दावत करने के यानी हुक्म जारी करने लगे, एक आम सादिर होने लगा। तमाम लोगों को हुक्म देते रहे बंधु मेरे भाई जरा बंधु नौकर बंधु जरा मेरे भाई लाना खत लिखने का सामान। छपाक से कहा क्या लाएगा? पहला कलम दवात का कागज। पहले जमाने में इसकी इबारतें सबक को आप लोग पढ़िए, मुश्किल इबारतें। पहले जमाने में कलम दवात हुआ करती थी, उस दवात में कलम को डुबोकर खत लिखा जाता था। जाजिब आती थी, पेज होते थे और तख्तियां हुआ करती थी। इस तरह की पुराने जमाने की चीजें हुआ करती थी। आसमानी रंग का बड़ा सा रोल है। हाँ दिखाओ भाई अपनी, हाँ सुनो ये कागज की लिफाफा चाहिए। वो उन्होंने तमाम एक लिफाफे नहीं, ये लिफाफा नहीं चाहिए, दूसरा लाइए, दूसरा लिफाफा लाओ। उस पर वो आसमानी रंग का है, वो नीले रंग का है, पीले रंग का, इस तरह की बातें वो करते रहे। अरे हाँ जाजिब भी तो लाना है, जाजिब कोई नहीं सुनता। पूरे घर में छक्कन जो है पुराने कदीम जमाने के किरदार का बताया गया है, पुराने शख्स हैं और वो तमाम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। लकड़ी के संदूकचे में अलमारी में होगा, तो पहले ज़माने के इनके घर में चीज़ें हैं, लकड़ी का संदूकचा है, उसमें उन्होंने जाजिब, दवात, इंक पेन रखे हैं। हाँ भाई जाजिब भी तो लाना है, कोई नहीं सुनता। आए कहाँ गया? कहाँ गया? वो देखें तो इस बदमाश को हरकतें बस काम वो अपने सारे लोगों को बुरा भला कह रहा है, किसी को गाली दे रहा है, किसी को कुछ कह रहा है, किसी को यार तुम जाजिब लेकर आओ, कोई पेन लेकर आ रहा है, कोई लिफाफा लेकर आ रहा है, कोई कागज लेकर आ रहा है, जरा सुनो तो भाई लल्लू कहाँ गया? वो तमाम लोगों को नाम
बनाम पुकार रहे हैं और एक घर में उन्होंने शोर मचा के रख दिया है। कहने का मतलब है उन्होंने घर में शोर मचा के रख दिया है। लीजिए साहब 1-2 मिनट में घर का घर पूरा मसरूफ हो गया। उन्होंने पूरे घर में वो आखिरकार घर में किसी चीज पर फिर आखिरकार लोग चीजें सही नहीं ला रहे, तमाम चीजें जो है उनको सही वक्त पे सही मुहैया नहीं कर पा रहे हैं। तो कह रहा है खत क्या मैं ऐसे लिख दूंगा, खत किस चीज पे तो लिखूंगा, सुनना मेरी बात, वो कहीं हमारा चश्मा भी तो रखा होगा। अरे भाई मैं कैसे लिखूंगा, मेरा चश्मा भी ला दो। कहने का से मुराद ये है कि घर में एक शोर मचा रखा है। लीजिए साहब 1-2 मिनट में घर का घर मसरूफ हो गया। कोई कहीं कोई चीज मिल गई, दूसरा खाली हाथ चला आ रहा है, फला चीज नहीं मिली, लल्लू ये चीज कहाँ है, कंजू कुंजियों गुच्छा ढूंढा जा रहा है। कुंजियां चाबियां, कुंजियों गुच्छा जिसमें चाबियां रखी जाती है ढूंढा जा रहा है। चचा बिगड़ कर मूंछों पर से चिंगारियां निकल रही हैं। चचा को इतना गुस्सा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो गुस्से में लाल पीले हो गए, पूरे लाल हो गए, उनकी मूंछों भी ऐसा लग रहा है चिंगारियां निकल रही हैं। खुदा खुदा करके तमाम चीजें जमा हो गई, खुदा खुदा करके पूरा घर का घर इकट्ठा हो गया, पूरे घर की चीजें बेतरतीब हो गई, हर चीज जगह से बेजगह हो गई। और पूरा उसके बाद खुदा खुदा करके तमाम चीजें जमा हो गई। चश्मे ने चश्मा लगाया, कुर्सी पर विराजमान हुए। लड़के चीजें लिए, इर्द गिर्द घूमते हुए कागज संभाला, कापी इसके नीचे रखी, कलम हाथ में लिया। अब देखिए तो इसका जवाब नदावर है। अब इतने जमघटे करने के बाद, इतना शोर होने के बाद अब कुर्सी पर बैठे हैं खत लिखने के लिए। अब देखिए आगे होता क्या है। कलम कहाँ है भाई, फिर पूछते हैं कलम निब कहाँ है। लाहौर ग्राहकों पर हाय अल्लाह पे अंधे इससे लिखूं अगर इसमें लिखता होता तो मैं अपनी उंगली से न लिख देता। कह रहा है मैं इसमें निब नहीं है, मैं काय से लिखूंगा, मैं अपनी उंगली से लिख दूं। मुझे लाने का कलम लाने को क्यों नहीं कहता, मैं आज मालूम करके रहूंगा यह हरकत किस नामाकूल की है। वो कह रहा है कि मेरा ये पेन जो है इसमें से निब किसने निकाला है। नामाकूल यानी न फरमा बरदार। कौन इस घर में न फरमा बरदार, कौन इस घर में न फरमा बरदार है जिसने यह हरकत करी है कि मेरे कलम का निब निकाल दिया, मेरे कलम का निब ही निकाल दिया। पूरे इतने बदतमीजी इस घर में कौन पैदा हो गया है। चची ये सब कैफियत देख रही है और धीरे धीरे में पेचो जो उनकी बीवी है चची वो सब ये कैफियत देख रही हैं और धीरे धीरे में उनको गुस्सा आ रहा है। किसी तरह ये जो है खत नहीं लिख रहे हैं। और बाहर उनका नौकर जो खड़ा है, जो उनका पड़ोसियों का नौकर है, वो बाहर खड़ा हुआ इनका इंतजार कर रहा है। चाचा इस वक्त जोश में थे और चची बरस पड़ी, यानी वो जोश में थे, यानी वो तो खत लिखने के जोश में थे और चची उन पर बरस पड़ी। बरस पड़ी से मतलब है गुस्से में उनको खूब उनसे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। तुम्हारे ही शे से तुम्हारी ही शे ने लोगों को बिगाड़ा है। कोई चीज जगह पे नहीं है, न जाजिब जगह पे है, ना कलम जगह पे है, ना दबाज जगह पे है। किसी ने मेरा निब निकाल दिया है, मैं कहाँ से खत लिखूं, मैं खत लिखूं तो कैसे लिखूं, ये सब तुम्हारी ही शे है। सच है कि ये हरकत इतने में चची कलम ले आई। चचा का आखिरी फिक्रा सुनकर इनके कलम पर निगाह डाली तो बोली लाल कलम अब्बा मियाँ कल आप ही ने तो बंदूक से डालने, इसमें आप ही ने तो इसमें निब डालने के लिए कहा था। चचा ने घूरकर बंदूक को देखा, कलम को देखा, कुछ सोचा, पका का गला साफ किया। यानी खत लिखना उनके लिए एक बवाल जान, एक अदाब बन गया था। किसी भी तरह कहने का से मुराद ये है कि किसी भी तरह वो खत लिखने तक नहीं आ रहे। कभी कोई सामान नहीं मिला, कभी पेन सही नहीं है, कभी जाजिब नहीं है, कभी निब नहीं है। और उनकी बीवी जो है उनका गुस्सा कर रही है कि वो बाहर खड़ा हुआ उनके पड़ोसी का नौकर एक खत के जवाब का इंतजार कर रहा है। कभी एक पेतरा बदला, कभी इस करवट बदली, कभी दूसरी करवट बदली। कनखियों से चची को देखा, यानी निगाहों से, कनखियों से मुराद निगाहों से चची पर नजर डाली और कलम बंदूक के हाथ से ले लिया। फिर सर झुकाकर अंगूठे के नाखून पर इसका निब रखते हुए रखे, बोले चलो अब जल्दी से काम चल जाएगा। चलो भाई जब इसी से काम चल जाएगा। आवाज का सुर बहुत मध्यम था, यानी अब वो उनकी आवाज जो थी सुर आवाज बहुत मध्यम धीरे थी।
खत लिखना शुरू किया। हल्का भी लिखा होगा कि खत का कागज फाड़ डाला, यानी लिखना ही शुरू कर दिया कि खत फाड़ना शुरू कर दिया। दूसरा मंगवाया, लिखते लिखते रुक गया, बहुत देर तक मजबूर सोचते रहे, आकर लिखना शुरू किया। इतने देर में खुश्क हो चुका था, उनकी जो दवात जो थी वो खुश्क हो चुकी थी। अब आप समझिए दवात में है सिपाही स्याही नहीं है, क्योंकि वो इतना वक्त हो गया था, इतना टाइम हो गया था कि वो दवात में स्याही सूख गई थी। बेतकल्लुफ दवात में डाल दिया, बेतकल्लुफ डाल दिया। तहरीर शुरू करने की देर थी। स्याही ने बड़ा धब्बा कागज पर लाहौर डाकू कहकर कागज फाड़ डाला। तीसरा कागज मंगवाया, इस पे 2-3 सतरें लिखी, लाइनें लिखी। इसके बाद खत मुड़कर जो कुछ लिखा हुआ था वही पढ़ा, चची की तरफ देखा, खत को देखा कि चुपके से फाड़ डाला। अब चची गुस्से से अपने शोहर को देख रही थी और उनको लानत मलामत कर रही थी। हल्के से वो कहा, खत के कागजों की कापी ले आए। यानी एक कागज फाड़ा, 2 कागज फाड़े, आखिरकार उन्होंने कहा पेज उठा लाओ, कापी उठा लाओ। कागजों की कापी आ गई और रुपये का जवाब बेफिक्री से लिखा जाना शुरू किया। किसी कल्ब का शिकवा न दुरुस्त नहीं। उन्होंने कहा ना कल्ब दुरुस्त थे, ना निब दुरुस्त थे, ना कभी दवात की शिकायत, यानी मुस्तकिल शिकायत कर रहे थे। कभी दवात की, कभी कलम की, कभी निब की, कभी स्याही की, कभी पेज की, शिकवे पे शिकवे कहे जा रहे थे। शिकायत की स्याही ठीक नहीं की, कभी जाजिब की बुरा, ये जाजिब कागज, हर शिकवा एक नया कागज आया करने की तमीज, यानी हर उनका कागज फाड़ा जा रहा था। और इन सब बातों से कहने का मतलब ये है कि वो शिकवे पे शिकवे किए जा रहे थे। इसी में पौन घंटा गुजरने को आए, आवाजों पे आवाजें बाहर उनका नौकर जो था वो परेशान आ गया, थक गया इंतजार करते करते, और आवाजों पे आवाजें दिए चल जाए। इधर चची रुक्का खत्म करने का तकाजा करेंगे, वो खुदा की कह रही थी, खुदा के लिए अपने शोहर से रुक्का खत खत्म कर दो, बाहर नौकर इंतजार कर रहा है। बार बार कह रही थी खुदा के लिए तुम मुझे कल दबा दो, मैं अभी 2 मिनट में लिख देती हूँ खत। मगर चचा अपनी काबिलियत की तौहीन कैसे बर्दाश्त करते। चचा को अपनी जिल्लत चचा को अपनी बीवी से खत लिखवाना अपनी बेइज्जती लग रही थी, यानी उनको वो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। से हट जाइए, इस तरह के बर्दाश्त कर ले। फिर चिड़चिड़ा गए, खत लिखने से बाज नहीं आए। पेदरे पे पेदरे बदल रहे थे और कागज बात कर रहे थे, यानी वो किसी भी तरह की तौहीन बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे। और पेदरे बनना गर्ज पूरे 1.5 घंटे में खत खत्म हुआ और इसे जल्दी बंद करके चचा ने बाहर मुलाजिम के हवाले कर दिया। लेकिन लुत्फ इस वक्त आया, जब मजा इस वक्त आया जब दोपहर को मुस्लिम साहब की बीवी के यहाँ से फिर एक लिफाफा आया। फिर दोबारा इनके पड़ोसी के यहाँ से एक लिफाफा आया जिसमें चंद्रशेखर ने लिखा हुआ खत रखा था, और साथ ही इस मजमून पर एक नुक्ता, प्यारी बहन शायद गलती से किसी और का नाम का खत मेरे नाम के लिफाफे में रख दिया गया है, वापस भेजती हूँ, बराए मेहरबानी मुलाजिम के जरिए ज़बानी इत्तला दीजिए कि आप आज रात को तशरीफ ला सकेंगे या नहीं। चची ने चचा का लिखा हुआ खत पढ़ा तो इसकी इबारत ये थी, जमीनुल मुनाक़िब अमीनुल एहसान सादत तुम यहाँ वक़्त व फासले इस खैरियत है, सेहत तंदुरुस्ती आपकी मददगार अजीब हो दावत है। बस शमसुल औक़ात देख चाहते। सूरत हाल ये है कि मसूद है, वक्त मुअय्यन है, हाज़िरी शरफुल हुसूल है। कहने का इन्होंने 2 घंटे में खत लिखा, लेकिन खत का जवाब सही नहीं लिखा। उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम बफ़ज़्ल हम सब यहाँ पर खैरियत से, उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे। इस तरह का उन्होंने खत लिखा। खत का जवाब ये नहीं दिया कि हम कल आपके यहाँ दावत पर आ रहे हैं। जब जो उनके पास लिफाफा आया था उस खत में ये लिखा था कि कल आप हमारे यहाँ दावत पर आ रही हैं या नहीं। तो फिर उनकी इस तरह का 1 घंटे में तमाम घर में शोर व शराबा, तमाम घर को इकट्ठा कर लिया, तमाम घर को बेतरतीब कर दिया, लेकिन खत का जवाब सही चंद्रशेखर नहीं दे पाए। चंद्रशेखर का कुछ शख्सियत ऐसी थी लोगों को परेशान करना।
और उसके बावजूद भी उन्होंने खत का जवाब सही नहीं दिया, खैर खैरियत का जवाब दे दिया कि हम अस्सलाम वालेकुम, हम यहाँ खैरियत से हैं और आपकी खैरियत नेक चाहते हैं, खुदावंद करीम से आपके खैरियत से होंगे। चाची ये सुनकर बरस पड़ी। उन्होंने उनकी पड़ोसन ने फिर उनसे दोबारा कहा कि आप सही जवाब दीजिए, कल आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे। चाची ने फिर उनका खत देखा तो वो चाची को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। कहने से मुराद ये है कि 1.5 घंटे में भी वो इस खत का जवाब नहीं दे पाई। इस सबक में आप लोगों को अल्फाज मायने पर बहुत ज्यादा गौर करना है। बहुत मुश्किल अल्फाज मायने हैं। सवालात के जवाबात लिखना है, सवालात के आपको जवाबात लिखना है। अल्फाज मायने बहुत सारे हैं लेकिन मुश्किल। आप इस सबक को 3 से 4 बार पढ़िए। इसकी इबारतें, इस सबक की मुश्किलें जो कि आपको समझना होगा, 3 से 4 बार पढ़िए, इबारतें समझ में आ जाएगी। और इस सबक में मुश्किल अल्फाज जरूर याद कीजिए। अब इस सबक में आपको मुहावरे दिए गए, मुहावरे जो हम बातों में इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम हमारे यहाँ जैसे कि ताता बंधा रहना, मुसलसल आता जाता रहना, जूए शेर लाना, कोई बुत, क्या आप खत लिख रहे हैं, कोई जूए शेर ला रहा है, क्या आप बहुत मुश्किल काम कर रहे हैं। जो चीज हम बातों में इस्तेमाल करते हैं हम उन्हें मुहावरा कहते हैं। जैसे कोई हमारे यहाँ आया, हमने कहा अस्सलाम वालेकुम, उसके बाद हमने कहा अरे आपके ईद का चांद हुआ है, हमने बातों में मुहावरे का इस्तेमाल कर लिया, तो हम इसे मुहावरा कहते हैं। मुंह मांगी मुराद पूरी होना, यानी चाचा छक्कन की मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई। वो चाह रहे थे मैं खत का जवाब मैं ही दूं, तो उनकी मुराद पूरी हो गई। पेजो ताप खाना, गुस्सा करना, इस तरह के ये हम ऐसे मुहावरे कहलाते हैं। अब देखिए अपने दोस्त की सहेली को खत लिखकर इस सालगिरह की तकरीब में शरीक होने वाली तरह आप अपने दोस्त को एक खत लिखिए जिसमें उसमें सालगिरह की मुबारकबाद देना है। मुफर्रिद जुमले, बाज जुमलों में सिर्फ एक फेल होता है और बाद में एक से ज्यादा फेल होते हैं। जिस जुमले में एक फेल होता है मुफर्रिद जुमला कहलाता है। मसलन फेल, सबसे पहली बात तो ये हमें फेल समझ में आ गई। फेल क्या होता है? किसी भी काम के करने या होने को फेल कहते हैं। जिस जुमले में एक फेल होता है उसमें मुफर्रिद जुमला कहते हैं। जैसे आलिया सबक याद कर रही है, इसमें सिर्फ एक जुमला है तो ये मुफर्रिद जुमला हुआ। शायद कुरान पढ़ रहा है, ये मुफर्रिद जुमला हुआ। अब देखिए इस तरह सबक में मुफर्रिद जुमले देखिए। चाचा छक्कर ने कुर्सी पर बैठे हुक्का पी रहा है, ये मुफर्रिद जुमला है क्योंकि इसमें एक ही बात कही गई है। आदमी जवाब के इंतजार में खड़ा है। जिस जुमले में एक ही बात कही हो हम उसे मुफर्रिद जुमला कहते हैं। मुफर्रिद जुमले बाद जुमले में सिर्फ एक फेल होता है, बाद में एक से ज्यादा फेल होता है। जिस जुमले में एक फेल हुआ उसे मुफर्रिद जुमला कहते हैं। आपकी किताब में जुमले दिए गए, जुमले की तारीफ की गई है, मुफर्रिद जुमले दिए गए, आप लोग इसको बगौर पढ़ें और इसकी तारीफ अपनी किताब में नोट कर लें। आपका सबक मुकम्मल हो चुका है कि सबक को 3 से 4 बार पढ़िए और ये बहुत मज़ाहिया सबक है। इस सबक का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। चाचा सबक का खुलासा आपका आ सकता है और मुश्किल अल्फाज पे गौर करें। और इसमें आप इस सबक में आपको अपनी सहेली को उसकी सालगिरह पे मुबारकबाद देने के लिए खत लिखना है अपनी दोस्त को। आपका सबक मुकम्मल हो चुका। खुदा हाफिज।